जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए और विशेष रूप से इतिहास विषय की। इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग हैं, इतिहास कैसे मानव सभ्यता अपने अस्तित्व में आई, कैसे आज का मनुष्य जो जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है या होमोसेपियंस कहा जाता है, ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इन चीजों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है जो टारगेट करके पढ़ाई जा रही है जीआईसी प्रवक्ता के लिए। साथ ही साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि जो सरलतम शब्दावलियां हैं उनका इस्तेमाल करके इतिहास विषय को बड़ा ही रुचिकर तरीके से आपके सामने रखा जाए। आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करिए। ये जो वीडियो है न सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता के लिए बल्कि समीक्षा अधिकारी के प्री और मेंस एग्जाम के लिए, जो पीसीएस की परीक्षा है उसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम हैं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, पीईटी का एग्जाम है, आर्मी की भर्ती है, रेलवे की भर्ती है, या जहां पर भी इतिहास विषय की जरूरत होती है उसके लिए ये क्लास आपकी बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और अपने ज्यादातर दोस्तों में इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो सीधे आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल जो पुराने बच्चे अभी क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहां पर पहली क्लास पड़ी हुई है। ये दूसरा पार्ट है जो मैं दे रहा हूं उसी के आगे। साथियों, कल हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहले 3 सिद्धांत हमने देखे। एक सिद्धांत था जिसे हम डार्विन का सिद्धांत कहते हैं। जो डार्विन है उसने विकासवाद दिया है। विकासवाद का मतलब होता है विकास का सिद्धांत। और उसके भी पहले एक सिद्धांत और देखा गया जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग की जो थ्योरी है यानी ये ब्रह्मांड की संरचना से संबंधित है, अर्थात हमारी दुनिया जो है वो कैसे अस्तित्व में आई, इस चीज से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? एबी जॉर्ज लेमतेरे। तो ये लेमतेरे का स्टेटमेंट है, लेमतेरे का की थ्योरी है और विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। तीसरा सिद्धांत हम लोगों ने कल देखा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। यानी चाहे इसी को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कह दें या इसी को हम लोग एक शब्द देते हैं लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद, ये 3 सिद्धांत हम लोगों ने समझे। सबसे पहले चलने वाला जो सिद्धांत था वो बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है, यानी एबी जॉर्ज लेमतेरे जो कि बेल्जियम के पादरी हैं, उन्होंने कहा कि जब कोई भी ग्रह नहीं था, जब कोई भी उपग्रह नहीं था, तो ब्रह्मांड में एक सिंगुलरिटी था, एक बिंदु था जिसका घनत्व लगातार कम होता जाता है और अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट के बाद ही जो जितने भी ग्रह उपग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं, ये सब अपने अस्तित्व में आते हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक विस्फोट से बना है। इसीलिए इस सिद्धांत को यानी बिग बैंग के सिद्धांत को महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो पहले आग की तरह गर्म थी, फिर धीरे धीरे करके वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद बादल बनते हैं और फिर बरसात होती है। हजारों सालों तक बरसात होती रहती है। ये बारिश इतनी ज्यादा होती है कि इसी से महासागरों का निर्माण होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा और गहरा महासागर अगर कभी भी आपसे पूछता है तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन है। इसके बाद एक कोशिकीय जीव जिनमें अमीबा थे, अमीबा वगैरह का जन्म होता है। धीरे धीरे करके बहुकोशिकीय जीव आते हैं, फिर सरीसृप वर्ग के जीव आते हैं। जो बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देखे वो इसको ठीक से देख लेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो सिद्धांत है यहीं पर चलता है दूसरा सिद्धांत जिसको डार्विन का विकासवाद कहा जाता है। डार्विन कहता है कि ये जो विकास का क्रम आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रातों रात मनुष्य ने तरक्की कर ली।
इंसान को तरक्की करने के लिए बहुत सारी सामाजिक, बहुत सारी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये जो आज का मनुष्य है, इसे आज के स्वरूप में आने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। यानी संघर्षों की एक लंबी कहानी है। जब पहले पृथ्वी गर्म थी, फिर ठंडे होने में लाखों वर्ष लग गए। ठंडा होने के बाद महासागरों के निर्माण होने में लाखों वर्ष लग गए, और उसके बाद एक कोशिकीय जीवों को आपको आने में लाखों वर्ष हो गए। यानी ये कहता है कि विकासवाद, यानी विकास का सिद्धांत ये कहता है, या डार्विन कहता है कि विकास का जो क्रम है वो एक रात में नहीं हुआ कि रात को सोए और सुबह मनुष्य मनुष्य बन गया। नहीं, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, कई कई साल लग गए, कई कई लाखों साल, हजारों साल बीत गए एक क्रम से दूसरे क्रम में आने में। तीसरा जो सिद्धांत है, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कल की किस कैसे जो है बंदरों का जन्म हुआ था। अब इन बंदरों में एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने सीधा खड़े होने का प्रयत्न किया। जब वो सीधा खड़े होना शुरू कर देते हैं तो अब उनकी जो दृष्टि है, जो उनकी नजर है, वो ज्यादा दूर तक जाती है, और कोई भी आदमी आसानी से उनका शिकार नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्यादा दूर तक देख रहे हैं। पहले जब वो झुक कर चलते थे तो उस समय कोई भी आदमी पीछे से, आगे से, या कोई भी जीव उनका शिकार आसानी से कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बंदरों के दिमाग जो है उसका विकास होना शुरू हुआ और वो सीधा खड़ा होना शुरू किए। सीधे खड़े होने से दो लाभ हुआ। एक लाभ तो ये हुआ कि अब बंदर ज्यादा दूर तक देख सकते थे। दूसरी बात, उनका जो हाथ है वो जो है अब वो उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में कर सकते थे। लेकिन ये सीधा खड़े होने में भी लाखों वर्ष बीत गए। इसके बाद धीरे धीरे करके इन बंदरों में कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूंछ का इस्तेमाल बंद कर दिया, और यहीं पे चल जाता है लैमार्कवाद। लैमार्क कहता है कि अगर कोई भी जीव अपने किसी भी अंग का, शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल ज्यादा करेगा तो वो अंग ज्यादा दूर, ज्यादा मजबूत होगा। आने वाली पीढ़ियों में उसका जो है वो अंग और ज्यादा विकसित होगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपने शरीर के किसी भी अंग का इस्तेमाल करना बंद कर देता है तो आने वाली जनरेशन में वो अंग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जैसे आप सुनते हैं अक्लदांत के बारे में। जो अक्लदांत है ये हमें आमतौर पे 25 से 30 वर्ष की आयु में आता है, ठीक है, लेकिन हर इंसान में निकलता भी नहीं है। कारण क्या है कि जब हमारे पूर्वज बंदर थे या हमारे पूर्वज जब चिंपैंजी थे तब तो इन दांतों का इस्तेमाल बहुत काम का था, लेकिन बाद में इसका यूज खत्म हो गया, ठीक है। जब हम लोगों ने अपना खान पान चेंज किया समय के हिसाब से तो उस दांत का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। और इसी वजह से आज देखें कि जो अक्लदांत है उसको वेस्टिजियल ऑर्गन में रखा गया है, यानी एक तरह का अवशेषी अंग कहा गया है। यानी एक ऐसा अंग जिसके अब सिर्फ अवशेष रह गए हैं। किसी व्यक्ति में ये 25 साल में निकलता है, किसी में ये 26 साल में निकलता है, किसी किसी को तो निकलता ही नहीं है। तो ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक तरह का अवशेषी अंग है। इस चीज को आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत कहलाता है लैमार्कवाद। लैमार्क कहता है कि अगर कोई जीव अपने किसी भी ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो अंग ज्यादा मजबूत होगा, और अगर कोई जीव अपने किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर देगा तो वो अंग धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा। जैसे जिराफ है, उसको हरी पत्तियां खाना पसंद था, और उसने क्या किया कि जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई तो वो हमेशा गर्दन को ऊपर किए हुए होता था, और धीरे धीरे करके उसकी जो गर्दन है वो दुनिया की सबसे लंबी गर्दन हो गई, क्योंकि आने वाली 100 पीढ़ियों में गर्दन का थोड़ा सा विकास हुआ, और फिर उसके बाद आने वाली 200 पीढ़ियों में थोड़ा और विकास हुआ, फिर 200-400 पीढ़ियों के बाद फिर और ज्यादा विकास हुआ। आज क्या स्थिति है कि दुनिया की सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर जो है वो जिराफ को माना जाता है। और इसी तरह से देखिए, जैसे आप पुरुषों को देखते हैं कि पुरुष जो है अपने इस ऑर्गन का इस्तेमाल कम करते हैं, बहुत ना के बराबर। कुछ लोगों को देखा होगा, महिलाएं तो चलिए यहाँ पर जो है टप्स वगैरह डाल देती हैं, जैसे बुंदा उंदा कहते हैं ना, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ियों में हो सकता है कि पुरुषों का ये जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये लैमार्कवाद कहता है। लैमार्कवाद कह रहा है कि इंसान जिस भी अंग का इस्तेमाल बंद कर देगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया, कान के इस अंग का इस्तेमाल बंद किया, तो हो सकता है आने वाली जो पुश्त है या नस्लें हैं वो कैसी हो, कनकटा हो, यानी उनके कान जो है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए। तो ये चीज आप लोग समझ लिए हैं।
अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं बंदरों में जब कुछ बंदरों ने क्या किया कि अपनी पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब पूंछ का इस्तेमाल बंद हो गया तो इसी से किसका जन्म हुआ, चिंपैंजी का जन्म हुआ है। चिंपैंजी जो है आप देखिए उनके पूंछ नहीं होती है और बड़े ही समझदार जानवर होते हैं। अगर अभी आपकी क्लास में एक चिंपैंजी को भी बैठा दिया जाए तो वो भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेगा जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही समझदार। और शारीरिक बनावट देखेंगे या इतना ज्यादा ये होशियार होते हैं चिंपैंजी कि अगर आपने एक बार गेट खोला, दरवाजा खोला, तो ये भी उसको देख ले तो तुरंत सीख लेंगे। यानी कहने का मतलब, ये सवाल कई बार पूछा गया कि मनुष्य का निकटतम कपि किसको कहा जाता है। निकटतम कपि के रूप में अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाएगा तो वो हम कहते हैं चिंपैंजी को। तो आशा कर रहे हैं कितनी चीज आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग कहानी को आगे लेकर चलते हैं। चलिए अब हम लोग जो है एक चीज और समझते हैं। हमने ये बताया था कि सबसे पहले इतिहास के बारे में समझना है कि इतिहास क्या है। फिर उसके बाद उसके भाग की बात की जाए तो पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक। अब अगर प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो 3 भाग, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक बात की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए इन तीनों में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पूरा पाषाण काल की। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए पूरा पाषाण काल, और हम लोग पहले शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल की। ये जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, ये मानव सभ्यता का आरंभिक समय था। हम ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल एक ऐसा समय था जब मनुष्य और जानवर एक दूसरे से अलग हो रहे थे, या ये कह सकते हैं कि मनुष्य बिल्कुल पशु के समान था। ठीक है, मनुष्य और पशु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, कारण क्या है कि मनुष्य भी उस समय निर्वस्त्र रहता था, कपड़े थे ही नहीं, न कपड़ों की कोई जानकारी थी। तो मनुष्य कैसा रहता था, निर्वस्त्र रहता था। इस समय के जो लोग थे इनको कहा जाता है आदि मानव। क्या कहते हैं, आदि मानव। किसी जगह पर हमेशा से रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, आदि मानव। तो ये चूंकि मानव का सबसे पहले के मानव हैं जो निर्वस्त्र रहते थे, जिनको कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा इन लोगों को क्या नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक जो काल है इसके कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत का मतलब कोई भी किताब जो है वो ऐसी नहीं है जो इसके बारे में बताती है। जैसे गोदान में उस समय की सब जानकारी मिल जाती है, वरदान है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पूस की रात। कोई भी किताब है तो सबसे कुछ ना कुछ उस समय के समाज की जानकारियां मिलती हैं। लेकिन जो पूरा पाषाण काल है इसकी कोई जानकारी किसी भी साहित्य में नहीं मिलती है। यानी ये जो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक। एक ऐसा काल जिसका कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ये याद रखना है दोस्तों कि इसका कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर साहित्यिक स्रोत नहीं है, किसी किताब से इस समय के बारे में जानकारियां नहीं मिल रही हैं, तो हमें इसकी जानकारी कैसे मिली। इसकी जो जानकारी मिली है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। किससे मिली है, पुरातात्विक स्रोतों से। अब पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बर्तन मिल गए हैं, या मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको भीमबेटका कहा जाता है। कौन सी जगह है, भीमबेटका। ये जो भीमबेटका की गुफा है, अब यहाँ पर एक उल्टा सा इसे चित्र बना है। ठीक है, अब इस चित्र को देखकर जब इस चित्र की जांच की गई, अन्वेषण किया गया, उसका गवेषण किया गया, उस पर रिसर्च की गई, तो ये पता चला कि ये आज का नहीं है, न ये पूरा पाषाण का, वो मध्य पाषाण काल का है, ये तो उसके भी पहले का है, यानी उसके पहले यानी प्रागैतिहासिक काल का है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मनुष्य जो है इस समय कैसा था, बिल्कुल पशु तुल्य था, यानी पशुओं से उसकी तुलना की जा सकती है। और मनुष्य कैसे रहता था, निर्वस्त्र रहता था। पूरा पाषाण काल में लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था। सोचो जब कपड़ा नहीं पहनते थे तो अक्षरों का ज्ञान कहां से होगा। ठीक है, तो इस समय, और इसका कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक स्रोत है। कुछ औजार मिल गए हैं, कुछ जो है कुल्हाड़ियां मिल गई हैं, कुछ बर्तन वर्तन मिल गए हैं,
या फिर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से यहाँ से कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जिससे इस समय की कुछ जानकारियां मिलती हैं। बहुत ज्यादा स्पष्ट प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलता और साहित्यिक स्रोत तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इस समय लोग कैसे रहते थे। तो पहली चीज, निर्वस्त्र रहा करते थे। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि लोग मांसाहार करते थे। मांसाहार का मतलब होता है कि वो मांस का आहार करते थे, ठीक है, भोजन शाकाहारी नहीं होता था उस समय। और लोग क्या करते थे, शिकारी जीवन था, शिकार पर आश्रित थे, वो शिकार करते थे। और शिकार के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको सर पर उठा लेते थे और 5-5, 6-6 किलोमीटर तक ढूंढते चले जा रहे थे कि कोई शिकार मिल जाए। अब पता चला कोई खरगोश है, वो गाजर खा रहा है, और कहीं ऊंचाई से देखा और उस पर वो पत्थर फेंक दिया। जब वो पत्थर उस खरगोश पर गिरा तो वो खरगोश क्या हुआ, मर गया। अब उसको गए और कच्चा ही खा डाले, यानी यहाँ पर न तो कुछ जानकारी थी न कुछ था। तो वो क्या करते थे, न मिर्च मसाला कुछ नहीं लगाना, बस वो सीधा जो है पे उठाते थे, उसको भोजन बना लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके इस समय जो जीवन था वो शिकारी था। लोग सिर्फ एक चीज जानते थे कि हमको अपना पेट भरना है। अब पेट भरने के लिए ये कभी कभी ऐसा होता था कि कोई अपने चाचा खा गया है, चाचा भतीजे को खा गया है, मतलब कहने का कि नैतिकता जैसी कोई चीज जो है उस जमाने में नहीं थी। ये चीज याद रखना है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात आपको याद रखना है कि इस समय का जो जीवन था वो खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब क्या होता है कि इंसान भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। जैसे कोई आज प्रतापगढ़ में है, फिर थोड़ी दिन के बाद वो चिलबिला पहुंच गया, फिर वो भोजन ढूंढते ढूंढते अंतु निकल गया, अंतु से वो जो है गौरीगंज चला गया, गौरीगंज से वो जायस चला गया, जायस से वो रायबरेली चला गया। कुल मिला के वो और 6 साल 2 साल बाद फिर वापस उसी जगह पे आ गया। यानी इंसानों का कोई फिक्स ठिकाना जो है वो नहीं था। किस काल में, पूरा पाषाण काल में। इस समय मनुष्य पूरी तरह से जंगली था, निर्वस्त्र रहता था, अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं था, मांसाहार करता था, शिकार करता था, आखेटक और खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। तो इसके अलावा एक खास बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य ने इसी काल में यानी पूरा पाषाण काल में किसकी खोज कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। अब यहां पर आपको समझना है कि आग की खोज कैसे हुई। जैसे कोई आदिमानव है, वो बैठा है और 2 पत्थरों को आपस में वो टकाटक बजा रहा है, ठीक है। अब उसमें से चिंगारी नीचे निकली। जब पत्थर आप देखिए रगड़ते हैं या घिसते हैं तो चिंगारी दिखाई देती है। रात के अंधेरे में करके देखिएगा 2 पत्थरों को लड़ाकर, तो आपको दिखाई देगा। जो चिंगारी है वो नीचे गिरी और जहां पर वो गिरी उस जगह पर सूखी हुई घास रखी है, टक से आग जल गई। अरे ये क्या है, उसने छुआ और जल गया। तब उसको ये समझ में आया कि आग को छूना नहीं है, जलती हुई आग को छुआ नहीं जाता है। यानी यहां से उसको आग की जानकारी हुई। अब सवाल कहता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले की जाने वाली खोज कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, आग की खोज। अब इसको आप लोग एक बार दिमाग में अपने रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये लाइनें आपके लिए जरूरी हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में। अब ध्यान से समझें, देखिए होता क्या है, जो पूरा पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है और जो नव पाषाण काल है, ये तीनों ही प्रागैतिहासिक है। तीनों ही क्या है, प्रागैतिहासिक है। यानी इनका कोई जो है ऐतिहास वो साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। किसी भी किताब में इन तीनों कालों का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। चाहे वो गीतांजलि पढ़िए रविन्द्रनाथ टैगोर की, और चाहे गोरा और बादल पढ़िए, किसी किताब में इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। इस समय लोगों को अक्षर का ज्ञान था ही नहीं, तो जब वो पढ़े लिखे ही नहीं थे, अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था, तो वो कैसे जो है इस किसी चीज के बारे में लिख सकते थे, ठीक है। जब आप कोई चीज जानते ही नहीं तो आप कैसे, अभी आपको हम हवाई जहाज दे दें और कह दें कि बेटा चलो उड़ाओ, तो पता नहीं भगवान जाने या तो उड़बे करेगा या तो फिर जो है उसका बंटाधार ही होगा। तो ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल ये एक ऐसा समय था जहां पर मनुष्य का दिमाग जो है वो थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू करता है, ठीक है। हिलना डुलना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी हम अपने ब्रेन का मतलब 3-4% से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। 96-97% दिमाग जो है हमारा वो जिंदगी भर यूज होता ही नहीं, खाली ही चला जाया करता है। सोचिए इतना पावरफुल ऑर्गन है, इतना जो है ताकतवर अंग होता है हमारा दिमाग। तो यहाँ पर ये मध्य पाषाण काल में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार इतने बड़े बड़े हथियारों को लेकर चलने से अच्छा है, यानी बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको सर पे लाद के चलने से अच्छा है
कि पत्थरों का आकार छोटा किया जाए ताकि ज्यादा दूर तक लेके जा सके और उसे नुकीला बनाया जाए। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये जो पहले की अपेक्षा यानी पूरा पाषाण काल में तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के हथियार होते थे, ये पूरा पाषाण काल का है, ठीक है, वो गोल ओल होते थे। लेकिन जब ये मध्य पाषाण काल आया तो लोगों ने क्या किया, अपने हथियारों को छोटा किया, औजारों को छोटा किया और उन्हें नुकीला बनाया। इन्हीं को कहा जाता है मैक्रोलिथ। तो पूछा जाए कि मैक्रोलिथ प्रकार के हथियार किस काल में बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है मध्य पाषाण काल में। इंसान ने दिमाग लगाया और कहा कि इतना भारी भारी पत्थर ले चलने से अच्छा कि नुकीले पत्थर लेकर चलें, जिससे शिकार करना ज्यादा आसान हो जाए। अच्छा, एक दूसरी चीज यहां पर आपको और याद रखनी है कि इसी समय अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया क्या होगा, अंत्येष्टि क्रिया का भी प्रारंभ हुआ था। जैसे कोई व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो उसे जलाना है या दफनाना है, ये जो है कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। यानी पूछा जाता है कि अंत्येष्टि क्रिया का आरंभ किस काल से हुआ था, तो मध्य पाषाण काल से। इस समय दो लाइनें आपको और समझनी जरूरी है। अगर कभी भी कहता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था या किस धातु के बारे में मनुष्य को जानकारी हुई थी, तो वो थी तांबा। तांबे का लोग इस्तेमाल करना सीख रहे थे, ठीक है, यानी ये याद रखना है। और एक सवाल ये भी याद रखिएगा, कभी भी कहता है कि मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई जो पहली फसल है या सबसे पहले किस फसल को मनुष्य ने पैदा किया था, तो वो जौ की फसल है। अब ये सारे फैक्ट आप लोग लिखिएगा। तीसरी वीडियो फिर आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। साथियों, आप अगर किसी भी परीक्षा का पेड बैच चाहते हैं, लगातार आप कोई जो है अच्छा बैच चाह रहे हैं तैयारी के लिए, जीएस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। आप लोग हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर समझ लें कि जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ प्रवक्ता के लिए नहीं, आपकी अदर परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने की शैली समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करिए और उनसे आगे शेयर करवाइए, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो हम लोगों को एक प्रकार का जो है प्रोत्साहन मिलता रहे और हम लोग कंटिन्यू इस पर वर्क करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।